नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे और आज मध्य प्रदेश की बात हम महाकाल की नगरी उज्जैन से करेंगे। उज्जैन वो नगरी जिसे महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त है। उज्जैन वो नगरी जिसे शिप्रा का वरदान प्राप्त है। विक्रमादित्य ने जिस उज्जैनी के सपने देखे थे विकास के, आज उसे साकार कर रहे हैं आप लोग, आप कारोबारी। कोरोना काल से महाकाल ने हमको उबारा है, महाकाल ने हमको निकाला है, लेकिन जरिया बने आप सभी कारोबारी, शिक्षक जगत के लोग, स्वास्थ्यकर्मी। तो मालवा की धरती कैसे आध्यात्मिक नगरी बनने के साथ साथ ही एक आदर्श औद्योगिक नगरी बने, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे कि कैसे उज्जैनी प्रदेश के विकास में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रही है, कैसे लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं, कौन कौन सी चुनौतियां सामने आई हैं उज्जैन के विकास में, क्योंकि उज्जैन का विकास होगा तभी प्रदेश का विकास हो सकेगा। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उन सभी का परिचय मैं आपसे कराऊंगी और हम जानेंगे कि उज्जैन कैसे लगातार चुनौतियों को पार पाते हुए विकास कर रहा है। ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो उज्जैन के कारोबारियों को देखने को मिल रही हैं, जिसको पार पाने की बहुत ज़रूरत है। सरकार कैसे साथ दे रही है, प्रशासन कैसे साथ दे रहा है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी अपने सहयोगी आसिफ शेख को मंच पर। आसिफ प्लीज़। तो उसके बाद चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गेस्ट की हम बात कर लें तो सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करते हैं जितेंद्र मिश्रा जी को, जो कि डायरेक्टर हैं जितेंद्र मिश्रा एकेडमी इंदौर से। जितेंद्र मिश्रा एकेडमी जो कि आज संपूर्ण भारत में MCA एंट्रेंस की तैयारी में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाले संस्थान के रूप में माना जाता है। इनके बारे में कुछ जानकारियां देंगे, इस एकेडमी के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे बच्चे यहां से टॉपर्स निकल रहे हैं, ऐसे कौन से कार्य कराए जाते हैं, कितनी इजीली बच्चों को समझाया जाता है और कितनी महत्वपूर्ण ये एकेडमी है उन बच्चों के भविष्य के लिए। सभी बातें जानेंगे। पहले एकेडमी के बारे में जानिए ऑडियो विजुअल के माध्यम से। घर की ओर बढ़ने की कला वही आपको सिखा सकता है जिसने खुद उस राह के कांटों से दोस्ती की हो। आज हम आपको ऐसे व्यक्ति से रूबरू करवाते हैं जो स्वयं एक संस्थान है एवं वन मैन आर्मी की नीति को अपनाते हुए MCA एंट्रेंस के क्षेत्र में 21 वर्षों के अनुभव के साथ स्वयं ही सभी छात्रों को सभी विषय पढ़ाते हैं। जितेंद्र मिश्रा एकेडमी आज पूरे देश में MCA एंट्रेंस के क्षेत्र में नंबर 1 कोचिंग संस्थान के नाम से जानी जाती है। जितेंद्र मिश्रा एकेडमी की अपार सफलता एवं जितेंद्र मिश्रा सर के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए 2013 और 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ और 2020 में पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी सम्मानित किया। देश की शीर्ष 11 NIT में MCA में प्रवेश के लिए हुई सबसे प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षा निमसेट 2021 में जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के विद्यार्थियों ने पूरे देश में सफलता का परचम लहराया, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ ऑल इंडिया टॉप 10 रैंक में 9 स्टूडेंट्स एवं टॉप 20 रैंक में 18 स्टूडेंट्स जितेंद्र मिश्रा एकेडमी से हैं। साथ ही NIT के संपूर्ण 951 सीटों में से जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के 520 स्टूडेंट्स ने सफलता प्राप्त की, जिसमें आशय जैन ऑल इंडिया रैंक 1, रशिता होलकर ऑल इंडिया रैंक 2, अमन नामदेव ऑल इंडिया रैंक 3, अभिषेक जैन ऑल इंडिया रैंक 4, अंकित सोनी ऑल इंडिया रैंक 5, यशिता खंडेलवाल ऑल इंडिया रैंक 6, अमन शर्मा ऑल इंडिया रैंक 7, शिवम कुमार सिंह ऑल इंडिया रैंक 8, अंकित राठौर ऑल इंडिया रैंक 10 शामिल हैं। और अब मैं उन होनहार बच्चों को मंच पर बुलाना चाहूँगी जितेंद्र मिश्रा एकेडमी में स्टूडेंट आशय जैन को, जिनकी निमसेट 2021 के एग्ज़ाम में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है, और इसके साथ ही रशिता होलकर जिनकी निमसेट 2021 के एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 2 है। प्लीज़ मंच पर आइए, बुके देकर प्लीज़ सम्मानित करिए, तालियां बजाइए प्लीज़ सर के लिए, एकेडमी के लिए जो ऐसा माहौल बच्चों को देती है कि बच्चे खुद भी ईजी फील करते हुए पढ़ाई करते हैं और एक मजबूत विद्यार्थी बनने के साथ ही देश के विकास में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। इस एकेडमी ने क्या कुछ सिखाया इन बच्चों को, कैसे इजीली ये वह कर पा रहे हैं, कितनी आसानी के साथ ये एकेडमी आगे बढ़ाता है बच्चों को, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे।
हमारे सहयोगी आसिफ, ओवर टू यू। धन्यवाद नलिनी, बहुत शुक्रिया आपका। और जैसा आपने अभी एक ऑडियो विजुअल देखा और आपने ये एक छोटी सी हमने कहानी बताई इस संस्थान की सफलता की, और इस कहानी में आपने देखा कि बाकी संस्थानों में और इस संस्थान में क्या फ़र्क है। तो आप ये समझिए, बाकी संस्थानों में बड़ी फैकल्टी होती है, बहुत बड़ा कैंपस रहता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन क्या कोई एक व्यक्ति एक संस्थान हो सकता है? वन मैन आर्मी कैसे 520 बच्चों का भविष्य बना सकते हैं, हजारों बच्चों का भविष्य बना सकते हैं, 60,000 बच्चों को अकेले पढ़ा सकते हैं। हमारे साथ मिस्टर जितेंद्र मिश्रा हैं। मैंने मिस्टर जितेंद्र मिश्रा कहा है, लेकिन मैं आगे जितेंद्र सर कहूँगा। गुरु होते हैं, हमारे भी गुरु हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका सर। इसके साथ साथ हमारे साथ आशय जैन और रशिता हैं। आशय ऑल इंडिया रैंक 1 है और रशिता ने ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन आगे जाकर इंदौर, उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत का नाम रोशन करेंगे। और तकनीक की इस दुनिया में उम्मीद ये करते हैं कि ये बच्चे और इनके जैसे बाकी बच्चे भारत को बहुत बुलंदियों पर ले जाएंगे। तो वो सवाल शुरू करते हैं जो आपके मन में है जितेंद्र मिश्रा एकेडमी को लेकर, आपके मन में है NIT को लेकर, आपके मन में है NIMCET को लेकर। तो जितेंद्र सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल तो सर मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, जैसा मैंने कहा कि संस्थान में जब हम देखते हैं तो बुनियादी जो फ़र्क है वो ये है कि बाकी जगह बहुत हमने फैकल्टीज़ देखी हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए टीचर्स होते हैं, हाई क्वालिफाइड सब रहते हैं। आप अकेले ही छात्रों को पढ़ाते हैं, वो गुरुकुल वाली शिक्षा पद्धति चला रहे हैं, तो अकेले आप क्यों पढ़ा रहे हैं? फैकल्टी क्यों नहीं है संस्थान में? और फैकल्टी ना होने के बावजूद इतने शानदार रिजल्ट्स कैसे JMA दे रहा है? मैंने जब शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा तो मेरे फादर जो है डिफेंस में थे, इंडियन आर्मी में थे, और इच्छा मेरी यही थी कि मैं सेना में जाऊं और माँ भारती की सेवा करके अपना योगदान दे सकूं। लेकिन मैंने जब देखा कि जो देश के कर्णधार युवा हैं वो आज देश के शीर्ष संस्थान जब IIT NIT में जाते हैं तो पाश्चात्य सभ्यता से प्रेरित होकर वो देश प्रेम के अभाव में अपने देश को छोड़ के जो विदेशों में जाके सेवाएं दे रहे हैं, तो मुझे लगा कि उनको मार्गदर्शन देना माँ भारती की सबसे बड़ी सेवा होगी। चौं ओर से हमारे भारत देश को सैनिकों सुरक्षित कर रखा है, लेकिन अंदर से भी देश को मजबूत करना आवश्यक होगा। इसी उद्देश्य से मैंने शिक्षा के क्षेत्र में आया और गुरुकुल शिक्षा पद्धति मैंने लागू की, जो आज से 7,000 साल पहले गुरु वशिष्ठ के यहाँ थी। भगवान राम जो शिक्षा प्राप्त करने को गए थे, तो वो जब गए थे तो एक साधारण मानव थे, नर थे। गुरु वशिष्ठ के उसी गुरुकुल आश्रम से जब लौटे तो श्री राम बन के लौटे। तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति का उद्देश्य ये था कि सारे बच्चे सारे भेदभाव को मिटा के, बड़े छोटे का भेदभाव मिटा के जब एक साथ विद्या अध्ययन करते हैं तो वहाँ पे एक अलग वातावरण का निर्माण होता है। मैंने शिक्षक इसलिए नहीं रखा, उसका कारण कि हर बच्चों की हर सब्जेक्ट में जो कमियों को मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ, उनको पहचान पाऊँ। अगर मैं अलग अलग शिक्षक रखता तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती कि मैथ्स में कौन सा बच्चा स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग में कौन सा वीक, या कंप्यूटर इंग्लिश में कौन सा बच्चा वीक है, स्ट्रॉन्ग है, उसको एक फैकल्टी के द्वारा आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। सबसे बड़ी बात यह कि एक बच्चे जो है मेरे एकेडमिक जो स्टूडेंट है वो मेरे ही बच्चे हैं, और ऐसा मानते हुए कि एक पिता जैसा अपने बच्चों को पालन पोषण करता है तो वो हर काम वो उसका करना चाहता है, चाहे उसके स्कूल की फीस से लेकर, उसका पालन पोषण से लेकर, कपड़े लत्ते लेने से लेकर, बाजार में कोई सामान भी दिलाना है, इवन विवाह से लेकर सारे काम वो पेरेंट्स माता पिता हर काम में इन्वॉल्व होना चाहता है। उसी उद्देश्य से मैंने सोचा कि हर बच्चा अगर काउंसलिंग भी आता है तो मैं काउंसलिंग भी लेता हूँ। पढ़ाने का काम से लेके, इनके पेपर डिजाइन से लेके, इनके पेपर चेक करने से लेके, काउंसलिंग से लेके, इवन इनके प्लेसमेंट से लेके, और आगे भविष्य की जितनी रणनीति बनाते हैं चाहे आने वाले 50 सालों तक, ये इनके मैं साथ रहता हूँ। JMA एक परिवार है 4,500 लोगों का, जो आज देश को विश्व गुरु बनाने के पद चिन्हों पे चल रहे हैं सारे बच्चे, और वो डिफेंस, एविएशन, एरोनॉटिक्स में माँ भारती की सेवा कर रहे हैं। आपका धन्यवाद है सर बहुत। मैं इसलिए धन्यवाद बोलना चाहता हूँ आपको। देखिए, आज के इस युग में जब बहुत हाई एजुकेशन, वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर जब हावी हो गया है, तो ऐसे में अभी जब मैं आशय को और रशिता को बुला रहा था तो बड़ी स्थिति विकट हो गई यहाँ। आशय गुरुजी के बगल की कुर्सी पर बैठने को तैयार नहीं थे और उन्होंने कहा कि सर बैठे मैं कैसे बैठूं। तो आप ये सोचिए कि खड़े खड़े तो इंटरव्यू लेने से रहा, कुछ व्यवस्था है, तो गुरुजी का धन्यवाद जो उन्होंने कहा कि नहीं बैठो आशय। तो ये संस्कार हैं जो JMA से मिल रहे हैं। और इससे पहले कि मेरी सहयोगी नलिनी आशय और रशिता से कुछ सवाल पूछें, एक छोटा सवाल मैं आपसे और जानना चाहता हूं सर। सवाल मेरा आपसे यही है सर कि इंदौर में अभी एकेडमी है हमारी, मध्य प्रदेश भर के बच्चे आ रहे हैं, देश भर के बच्चे आ रहे हैं। बाहर के ऐसे पेरेंट्स जो JMA की कामयाबी देखते हैं, रेट देखते हैं, सक्सेसफुल रेट देखते हैं, तो वो एक सवाल पूछना चाहते हैं कि इंदौर तक क्यों सीमित, या आगे कुछ और ब्रांचेस खुलेंगे क्या,
नहीं खुलेंगी या इंदौर में आके ही उनको शिक्षा ग्रहण करनी होगी, तैयारी करनी होगी? मेरा मानना ये है कि मैंने शिक्षा का व्यापारीकरण आज तक किया ना, मैं कभी करूँगा। ब्रांचेस अगर मैंने खोला तो मुझे वहाँ फैकल्टी रखनी पड़ेगी, और मुझे लगता है वो पूर्ण रूप से न्याय दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे इसमें संशय है। कि उस शिक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं, पहले शिक्षा अलग उद्देश्य से चालू की गई थी पूरे हिंदुस्तान में, जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, जिसमें एक शिक्षा व्यक्ति को इसलिए शिक्षा देता था कि वो समाज जन कल्याण के काम आए। लेकिन जब व्यापारीकरण हुआ तो स्थिति अलग हो गई, और आज देश भर के कोने कोने से, अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक के बच्चे मेरे यहाँ हैं। गुरु वशिष्ठ का आश्रम एक ही था, लेकिन राजा दशरथ अपने सारे सुख सुविधाओं का परित्याग करके उस जंगल में शिक्षा देने के लिए भेजे, तभी हमें राम मिले। तभी गुरु सांदीपनी जो अपनी उज्जैन में सांदीपनी गुरु के शिक्षा प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण ने 21 दिन की पैदल यात्रा करके आए थे। और रस से भगवान श्री कृष्ण नहीं आए थे कि मैं गुरु के सामने रस से कैसे जा सकता हूँ। वो शिक्षा ही थी जो समाज ने हमें भगवान श्री कृष्ण ने दिया। तो मैंने कोई ब्रांचेज ना खोला, ना मैं कभी खोलूँगा, और मैंने कभी शिक्षक नहीं रखा। और जब तक मुझे लग रहा कि कोई योग्य व्यक्ति, मेरे ही कोई बच्चा, जब मैं अपने आप को रिटायर करूंगा कि मुझे लग रहा कि अब मैं इससे निवृत्त होना चाहता हूं, तो मेरे ही किसी योग्य बच्चों को इस अकेडमी को समर्पित करके चले जाऊंगा। और उद्देश्य ये है कि वो गुरुदक्षिणा में हर बच्चे से ही मांगता हूं कि माँ भारती के लिए जो भी हर कदम बढ़े, राष्ट्र के लिए बढ़े, देश के लिए वतन के लिए बढ़े, ताकि शिक्षा का सही उद्देश्य जन कल्याण होना चाहिए। और जिस व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीयता का भाव है वो जन कल्याण की ओर अग्रसर हो पाएगा, तभी शिक्षा का सही मूल्य पहचाना जाएगा। बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं। आशा आपके पास आना चाहूँगी, काफ़ी नर्वस आप लग रहे हैं, पहले तो कूल डाउन। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, टॉपर बन के तो खुशी होती ही है, लेकिन ये एकेडमी आपको ऐसा क्या अलग दे रही है जो बाकी एकेडमी से डिफरेंट है? सबसे पहले तो वंदे मातरम। मैं शुरू में एक 11-12 स्कूल टाइम पे एवरेज स्टूडेंट था बिल्कुल, और सब स्टूडेंट्स की तरह मेरा भी ऐसा ही था कि IIT या NIT से बीटेक करूँगा। पर उसके बाद जब जेई दी और जेई में लाखों पार जब रैंक लगी, तो इंदौर में जितने भी बच्चे रहते हैं उनका ऐसा रहता है या तो IIT मिल जाए, NIT, IIIT, फिर GSITS। पर मुझे GSITS भी नहीं मिल रहा था। उसके बाद जब मुझे मेरे भैया ने बताया जितेंद्र मिश्रा अकेडमी के बारे में, और फिर मैंने यहाँ आके जब ज्वाइन करी, तो यहाँ का जो भी माहौल था, पूरा गुरुकुल शिक्षा जो पद्धति थी, उसमें ढलने में मुझे थोड़ा टाइम तो लगा, पर वो सब कुछ इतना अच्छा था। जो यहाँ सुबह रोज़ योग ध्यान प्राणायाम होता था, हर आरती पूजा होती थी, सारी शहीदों की जन्मतिथि पुण्यतिथि मनती थी, उनसे एक जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता था, जो मेरा कैरेक्टर यहाँ पे बिल्ट हुआ है, उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। मैंने ग्रेजुएशन के साथ ही तैयारी करी है। सेकेंड ईयर में मैंने जितेंद्र मिश्रा अकेडमी ज्वाइन करी थी, तो सर ने हर एक चीज़ की कॉलेज के एग्ज़ाम की तैयारी भी साथ में कैसे करनी है, ये हर छोटी से बड़ी चीज़ सब सर ने सिखाई। हर कुछ सब चीज़ें सर ने ही बताई है। यहाँ पे जो मेरे कंसेप्ट पहले ऐसे कुछ क्लियर थे नहीं, पढ़ाई को मैंने कभी इतना ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं था। अच्छा। पर जब मैं यहाँ आया था और सर ने जो कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ाया है हर एक टॉपिक को, जो हर लेवल पे जो सर ने पढ़ाया है, इजी बना देते हैं पढ़ाई को, आप ये कहना हाँ। चाह रहे हैं? यानी कि आपसे जानना चाहेंगे, संस्कार भी डेवलप हो रहा है पढ़ाई के साथ साथ, ऐसा लग रहा है आपको? जी मैम, हमारा जो एकेडमी का थीम है जी। वो यही है कि हम कंसेप्ट्स तो क्लियर होते ही थे, लेकिन जो संस्कार हमें आए हैं, हमारा जो चरित्र का निर्माण हुआ है, वो इस रैंक के बहुत ऊपर है, क्योंकि हम यहाँ से एकेडमी से जो चरित्र लेके जा रहे हैं वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। नहीं रशिता, आप तो पढ़ने में शुरू से अच्छी रही होंगी, आपका चश्मा बता रहा है, मतलब मैं भी ठीक था इसलिए। नहीं सर, मैं शुरू से बिलो एवरेज स्टूडेंट ही रही हूँ। हाँ। अगर मैं अपने पुराने एकेडमिक रिकॉर्ड्स के बारे में बताऊँ तो जैसे मैंने भी जेई की एग्ज़ाम दी थी और उसमें मेरी 1 लाख रैंक थी। तो मुझे भी IIT NIT और कोई सा भी कॉलेज नहीं मिल रहा था। फिर जब मैंने एकेडमी ज्वाइन करी, यहाँ पे जो डेली रूटीन रहता था यहाँ का, सुबह 7 बजे आना, फिर राष्ट्रीय वंदना, सरस्वती वंदना, योग ध्यान होता था, जिस वजह से पढ़ाई में कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज़ हुआ हमारा। दिन भर पॉजिटिव एनर्जी रहती थी और पता ही नहीं चलता था कब 14-15 घंटे पढ़ाई करते हुए निकल जाते थे। तो जो भी रिजल्ट है उस वजह से ये प्राचीन साइंटिफिकली प्रूवन है कि मेडिटेशन का योग ध्यान से सीधा संबंध है। और जैसा आपने सुना अभी रशिता ने कहा कि 14-15 घंटे पढ़ाई करते कब निकल जाते थे पता नहीं चलता था। आजकल बच्चे बड़ी जल्दी उब जाते हैं, फिर वो कहीं सोशल मीडिया, कहीं इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और बाकी चीज़ें उनमें चले जाते हैं। आशय, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपसे एक सवाल है मेरा। मेरे कहने का आशय ये है आशय कि 14-15 घंटे आप पढ़ते हैं, पहले तो ये कि सबसे पहले बाकी देख रहे हैं हम कि आज की जो यूथ जनरेशन है वो कहीं और डाइवर्ट हो जाती है, वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वक्त बिताती है।
वो असली सर्कल तो नहीं, एक वो बड़ा अजीब सा सर्कल डेवलप हो रहा है जो फेसबुक पर है सब, वो उनसे कैसे अलग हटे आप, कैसे मदद मिली आपको इस एकेडमी में कि उनसे हट के फोकस अपना एम क्लियर होना चाहिए? स्टार्टिंग में जब मैं आया था तब जैसे बाहर के किसी भी बच्चे को अगर कोई बोल दे कि 3 घंटे से ज़्यादा पढ़ लो, तो वही एक बहुत बड़ी बात रहती थी। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं 2 घंटे घर पे बैठ के पढ़ लूँ। पर जब यहाँ आए थे और यहाँ का ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से सर ने कभी 14-15 घंटे बिठाया, धीरे धीरे जो सर टाइम बढ़ाते हैं और जो लाइब्रेरी सिटिंग है यहाँ की, हर एक चीज़ यहाँ जितेंद्र मिश्रा अकेडमी की बेंचेस भी मोटिवेट करती है। और जब यहाँ पे बैठना स्टार्ट करा लाइब्रेरी सिटिंग में, फिर जब सर ने टाइम टेबल बताया कि तुमको डेली हमारे टेस्ट होते हैं, डेली टेस्ट होते हैं हर एक टाइप के, जो भी टॉपिक हुए सबके टेस्ट होते हैं, तो डेली टेस्ट हुए, फिर उसके बाद उसका रिवीजन, फिर सर की क्लास लग जाती थी, बहुत बार सर के मोटिवेटिंग लेक्चर्स होते थे, फिर उसके बाद जो सर ने क्लास में पढ़ाया उसका होमवर्क का सर टाइम बताते थे कि ये कितनी देर करना है, फिर उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट की हर एक को बांट के सर ने जो टाइम टेबल बताया था कि कैसे करना है, तो उसमें वो 14-15 घंटे भी कम लगते थे। अच्छा। एक बार जिस माहौल में आप बैठ जाते हो, जो अकेडमी का माहौल है, वो कहीं भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल एकेडमी का माहौल सर आपने ऐसा बनाया है कि बच्चे देखिए, बच्चों की बातों से ही लग रहा है कि मतलब हमारे टाइम पे ऐसा क्यों नहीं था, हम काफ़ी कुछ सीखते। सर आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसे बच्चे काफ़ी पढ़ाकू लग रहे हैं, इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करते होंगे, चैलेंजेस तब आते हैं जब बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, आप चाहते हैं कि उनको कैसे डेवलप किया जाए, ये मेरा मकसद है, बीइंग अ टीचर मैं चाहता हूँ कि बच्चा आगे बढ़े, तो कैसे डील करते हैं स्टूडेंट्स के साथ आप? देखिए, सबसे पहले मेरा मानना है कि बीज में कितनी गुणवत्ता है, कितनी क्वालिटी मैटर नहीं करता, मैटर करता कि ज़मीन में बोया गया है। तो मैं तो इनको अब यूँ मैं इनको गीता रामायण महाभारत के प्रसंग बताऊंगा तो बच्चे, आजकल के बच्चे जो साइंटिफिक जीवन में जी रहे हैं और हर चीज़ लॉजिकल देख रहे हैं, और पाश्चात्य सभ्यता ने इतना दिमाग में कब्जा कर रखा है तो हर चीज़ें वो स्वीकार नहीं करते। तो मैं क्या करता हूँ, पहले जब बच्चे आते हैं तो उनको, अब अमेरिका में देखो, शिकागो में देखो, कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में तो उनको कैरेक्टर गढ़ने पड़ते हैं कि ही मैन है, सिंह चैंग और वो मोगली को देख के, और देखा जाए तो इनको नोबिता को देख के तो बच्चे बड़े हो रहे हैं और वहाँ कैरेक्टर गढ़ने पड़ते हैं। फिर मैं उनको बताता हूँ कि ध्रुव कौन थे, प्रहलाद कौन था, एक नॉर्मल बच्चा ध्रुव 5 वर्ष का बच्चा नारायण को अगर धरती में बुला सकता है, ये दृढ़ संकल्प शक्ति होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चे कोई भी गलत या कमज़ोर या वीक नहीं होता, उसके अंदर का विल पावर पैदा करना है। लॉकडाउन में घर घर में रामायण दिखाया गया, महाभारत दिखाया गया, कितने राम निकले। महत्वपूर्ण ये है कि आप किसी चीज़ को पढ़ के समझ के, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस चीज़ का पालन करें। तो मैंने एकेडमिक एटमॉस पर ऐसा लगा कि जब बच्चा आता है, कच्ची ज़मीन के समान होता है, बंजर ज़मीन होता है, उसको उपजाऊ बनाने के लिए इनके दिमाग को मैंने माइंड मैनेजमेंट करा, जिसको बोलते हैं ब्रेन मैपिंग। आज इनका गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम का ब्रेन मैपिंग ही किया, और उनको क्या आवश्यकता थी कि उनको भिक्षा लेने के लिए घर घर भेजा, ताकि उनको रियलाइज़ हो कि समाज में कितनी पीड़ाएँ हैं। उनको वो घोड़ी का आसन लिपते थे तो उनके अंदर का अहंकार खत्म हुआ। तो मैं इनको पहले रेडी करता हूँ कि उनको मोटिवेशन लेक्चर के माध्यम से, ध्रुव के माध्यम से, प्रहलाद के माध्यम से, अभिमन्यु के माध्यम से, भरत के माध्यम से, और हमारे सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, मंगल पांडे, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, कि भगत सिंह 23 वर्ष की उम्र में वो उन्होंने महाभारती से इतना प्रेम किया कि उनका प्रेम अमर हो गया। तो गली कूचे में जब कोई बच्चे लड़के खड़े होते हैं जिससे किसी की आंखें शर्मसार होती, तो बच्चे को ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, मैं प्रेम करूँ तो महाभारती से करूँ, ताकि कहते हैं ना, प्रेम ही करना तो महाभारती से कर, सीमा में जाए दुश्मन की गोली से मर। फिर कोई भी मजनू किसी लैला पे नहीं पैदा होगा, और हर माँ की कोख से सिर्फ भगत सिंह पैदा होगा। क्या बात है। तो तालियां होनी चाहिए। तालियां क्यों नहीं बज रही हैं इस बात पे, इतने अच्छे विचार हैं। मैं जितेंद्र सर आपसे एक बात पूछ रहा हूँ। मेरा देखिए, हमने देखा कि एमसी यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसमें हमने देखा कि बच्चे जो तैयारी करते हैं या जो उस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो अपने आप को टेक सेवी करने की तरफ बढ़ते हैं। वो नए गैजेट्स, नई टेक्नोलॉजी, नए सॉफ्टवेयर, उन पे काम करना शुरू करते हैं। ये कहाँ से आपके मन में आया कि मुझको एक मजबूत भारत का निर्माण करना है, अपनी पुरातन पद्धतियों को आगे ले जाते हुए, और उसमें टेक्नोलॉजी को मिक्सचर करना है? ये क्योंकि बड़ा यूनिक सा कॉम्बिनेशन बनाया है आपने, तो ये कहाँ से, मतलब खुद के आपके घर से विचार थे, या आपने सोचा कि नहीं, आने वाली पीढ़ी कम से कम पुरातन सभ्यता को समझे, हमारी समृद्ध जो इतिहास रहा है उसको समझे? कैसे विचार आया? ये विचार मेरे घर से थे, मेरे पिता ने विरासत में मिली। जब मैं पूजा अर्चना के स्थान में बैठता था, मेरी उम्र 7 वर्ष की थी, तो मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि हमारे पूजा अर्चना के स्थान में चंद्रशेखर आज़ाद जी की फोटो थी, जनेऊ पहने, नंगे बदन, और मौजर रखा था उनके। तो मैंने पिताजी से पूछा कि भगवान ये गणेश जी हैं, ये भगवान नारायण हैं, ये माँ लक्ष्मी है, दुर्गा देवी हैं, लेकिन ये कौन सा भगवान है? क्या भगवान उस समय पिस्टल रखते थे? पिताजी ने बताया कि नहीं बेटा, ये सबसे बड़े भगवान है। त्रेता में भगवान राम थे, द्वापर में श्री कृष्ण, और कलयुग के भगवान है। तो मेरे को बड़ी आसानी समझ में आया। फिर उनको बारे में जब सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बताया कि वो इतने इंटेलिजेंट थे कि उस समय अंग्रेजी जो ICSE एग्जाम होती थी, वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट एग्जाम होती थी, उसमें वर्ल्ड 4 रैंक आने के बाद भी माँ भारती के लिए उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की नौकरी को ठुकरा के अपने माँ भारती के लिए सेवा करा, आज़ाद हिंद फौज का गठन करा।
तो मेरे दिमाग में सुभाष चंद्र बोस के विचारों ने और आचार्य चाणक्य के विचारों ने कब्जा कर लिया कि हम कितनी भी शिक्षा प्राप्त कर लें, कितना ही वेद वंदना कर लें, लेकिन हमारे जब देश में ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, जब देश ऐसा लगता है कि अंदर बाहर दोनों से खतरे में है, तो हमें शिक्षा की दिशा बदलनी पड़ेगी। शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा व्यक्ति को देना आवश्यक हो जाता है, और वेद वंदना के साथ राष्ट्र वंदना का स्वर गूंजना चाहिए। और हमें यही सिखाया गया मेरे पिता ने कि बेटा इस वंदना के पहले राष्ट्र वंदना होना चाहिए। राष्ट्र है तो देव हैं, धरती होगी तो मंदिर भी होगा, मस्जिद होगा, चर्च गुरुद्वारा होगा। तो मैं वहाँ से प्रेरणा मिली और मैंने सोचा कि मैं अब जो देश के कर्णधार है, क्योंकि हमने जब स्कूलिंग करी तो हमें स्कूल में क्या, जब हम जाते थे तो शिक्षा तो अलग है, लेकिन वहाँ पर जब देखते थे कि कोई फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन हो रहा है, कोई छोटे मोटे अंताक्षरी हो रही है, देश और राष्ट्र के बारे में वो सारे पन्ने हटा दिए गए, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसे कर्णधार पैदा करूँ। फिर मैं IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली में जब देखा कि बच्चे पढ़ने के बाद उनका ड्रीम होता कि हम पढ़ें, अच्छे पैकेजेस लें और विदेश में जाके नौकरी करें। देश और राष्ट्र के बारे में सोच बन नहीं रही थी, तो मैंने इस क्षेत्र को चुना। और मैंने जब गुरुकुल शिक्षा पद्धति लागू की, जो टेस्टेड है, मतलब उसमें मुझे एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ा, मैं 7,000 पहले शिक्षा पद्धति को लाके लागू करा। ट्रिमेंडस चेंज नजर आए। वो बच्चों के मोबाइल फ़ोन, जैसे मेरे यहाँ मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं, कोई बच्चा मोबाइल फ़ोन लेके नहीं आ सकता। तो और मैंने 2 साल सोशल मीडिया, इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप से दूर रहने के लिए बोला। चोरी से भी नहीं चलाते? नहीं, ये लेके नहीं आते हैं में अलाउड नहीं। एक्चुअली में क्या होता है कि जब व्यक्ति को दिमाग में आप ऐसा बता दिए, जैसे मंदिर में बैठे हुए हैं हम, कितना भी कोई भी व्यक्ति कितना दुर्व्यसन वाला हो, लेकिन जब मंदिर में जाएगा संस्थान में, तो एटलीस्ट वो मूवमेंट में वो दुर्व्यसन के बारे में नहीं सोचेगा कि वो उस मंदिर में प्रार्थना अर्चना करने आए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो जब बच्चे आते हैं, सीढ़ी को प्रणाम करते हुए जब बच्चे आते हैं, उनको लगता है कि माँ भारती की आराधना करके एक संकल्प लेते हैं। सुबह मैं योग ध्यान प्राणायाम पूजा अर्चना कराता हूँ, शहीदों के जयकारे होते हैं, राष्ट्रगान होता है, और एक संकल्प लेते हैं माँ भारती के सामने कि हे माँ भारती, आपने जो 24 घंटे 12 घंटे में प्रदान किए हैं, उसमें हमारी सेवा के लिए हम तत्पर हैं। और मैंने किसी बच्चों को यहाँ विद्यार्थी नहीं रखा। मैं बोलता हूँ तुम सैनिक की भूमिका हो बेटा। जो सैनिक मानस 30 में तैनात है, प्लस 53 में जैसलमेर में तैनात है, वो अपने हाथों को जो कलाई को देखता, रक्षाबंधन के दिन, तो उसकी आंखों में आंसू आता कि मेरी बहन कहीं बैठी होगी, पर माँ भारती का प्रेम उसको बाध्य कर देता कि नहीं, अगर मैं अपनी देश को सुरक्षित रहूँगा तो मेरी जैसे न जाने कितनी बहनें सुरक्षित होंगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे तत्पर होकर जब वो सेवा कर रहा है अपने देश और राष्ट्र की, तो तुम अपने राष्ट्र की माँ भारती के लिए योग्य बनने के लिए मेहनत कर रहे हो, तब वो भाव पैदा अलग हो जाता है। और रही बात ये मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक की, तो आजकल क्या है कि मैंने क्या बोला, ब्रह्मास्त्र किसी व्यक्ति को देने के पहले आपको उसको चलाने का ज्ञान आवश्यक है। आज भस्मासुर को भगवान शिव ने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन यह अयोग्यता के कारण उसने तबाही मचा दी। तो मोबाइल फ़ोन में इस सोशल मीडिया, इंटरनेट, फेसबुक के खिलाफ नहीं हो। मैं चाहता हूँ बच्चा पहले योग्य हो जाए, उसकी चीज़ समझने के योग्य हो जाए कि क्या मुझे देखना, क्या मुझे नहीं देखना है। आज जो पीढ़ियां बर्बाद हो रही, इसका कारण यह है कि योग्यता के अभाव में, अच्छा अच्छी पेरेंटिंग के अभाव में भी हो रहा है कि हमें हर चीज़ अब कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी जाती है। अच्छे स्कूल में हम लाखों रुपए फीस भर देते हैं, हमें लगता है हमने अपनी उत्तरदायित्व पिता ने पूरा कर दिया। नहीं, मैं बोल रहा हूँ 2 की जगह 1 रोटी खिलाओ, लेकिन बच्चों में चरित्र निर्माण करना आवश्यक है। वो खुद ही अपना मार्ग निर्धारित करेगा उसको क्या करना है। सर, आपकी बातों से हमें भी काफ़ी मोटिवेशन मिल रहा है, सीरियसली, मतलब वी आर फीलिंग मोटिवेटेड। और हम चाहते हैं कि हम बच्चे भी चाहते होंगे कि ऐसे और ब्रांचेस होनी चाहिए। आपने कुछ ऐसा प्लान किया आगे के लिए, कहाँ कहाँ पर ब्रांचेस आप खोलेंगे एकेडमी की? नहीं, मैंने ब्रांचेस के बारे में नहीं सोचा और भविष्य में कभी नहीं सोचूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने कोई संस्थान खोला, मेरे भरोसे, मेरे नाम के भरोसे बच्चे आते हैं और उनके साथ न्याय नहीं कर पाया, और मैंने एक प्रयास भी किया, कई बार टीचर को जोड़ने का प्रयास किया, पर वो टीचर्स क्या घड़ी के टाइम को देख के, और जो पढ़ाने वाले टीचर बच्चे के साथ कभी न्याय नहीं कर सकते। आज मैंने पूरे अपना 21 साल हो गई, 21 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, और हमने कभी संडे, दीपावली, राखी, होली मैंने देखा ही नहीं। पूरी परिवार को मैंने आहुति बना के इस महायज्ञ में डाल दिया। मेरा घर परिवार, मेरे बच्चे भी जो ईशान चीनू है, वो भी स्कूल जाते हैं DPS में, तो वो मेरे संस्थान में बस रुकती है, दिन भर वहीं रहते हैं। मेरी पत्नी भी पूरे समय वहीं रहती है। हमने पूरा परिवार ही इस महायज्ञ में आहुति के रूप में समर्पित कर दिया। और मैंने कई बार देखा कि जब परिवार की व्यस्तताओं के कारण दूसरे टीचर्स बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाते और बच्चे मेरे भरोसे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अन्याय होगा। आपकी पत्नी आई? जी, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और मैडम के लिए तालियां इसलिए बजाइए कि आप जब ऑफिस से घर आते होंगे, अगर 1 घंटा ऑफिस से लेट हो जाए तो बीवी पूछते कहाँ थे जी, क्या कर रहे थे, क्यों नहीं आए टाइम पे। 15-15 घंटे इंस्टीट्यूट को दे रहे हैं। तो ये तो वो शख्स हैं जिनका समर्पण दिख रहा है आपको, लेकिन पर्दे के पीछे की वो शख्स कौन है जिन्होंने कुर्बानी दी है, जो चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं आप तक। इसके लिए मैंने कहा था तालियां बजाइए मैम के लिए। अब आगे जब हमारे साथ अमन, अभिषेक, मैडम का भी समर्पण पूरा है। मैडम पूरे समय एकेडमी में बच्चों के साथ रहती हैं, बच्चों की हेल्प करती हैं, गर्ल्स की पर्सनल काउंसलिंग लेती हैं, सारी चीज़ बच्चों, मैडम का पूरा इन्वॉल्वमेंट, हमारे पूरे परिवार का इन्वॉल्वमेंट है। बिल्कुल जी। अमन, अभिषेक, अंकित जब जुड़ेंगे तो उनसे तो और सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले आशा आपसे पूछ रहा हूँ। आशा, आपके मन में ये तो नहीं आ रहा कि मैं कहाँ फंस गया, ऑल इंडिया रैंकिंग 1 तो ले आया, लेकिन सबसे पहले मंच पे मुझे बुला लिया। अब वो बाकी देख रहे हैं कि सवाल कैसे कैसे पूछेंगे, अपने लिए इजी हो जाएगा, सर के साथ बैठा दिया। सर दिक्कत तो नहीं, नर्वस तो नहीं? आराम से सवाल पूछूं? ठीक, रिलैक्स, ठीक।
तो पहला सवाल आपसे जो अभी पूछने वाला हूँ मैं, सवाल मेरा यही है कि यार दोस्त रहते हैं, बैचलर्स तक 12th तक रहते हैं, पूछते नहीं है कि ऐसा कौन सा एकेडमी ज्वाइन कर लिया यार, ना फ़ोन करते हो ना बात करते हो, वो मिलने नहीं देते हैं, गुरुजी बहुत सख्त हैं क्या, ऐसा पूछते हैं? पूछते हैं ना, बिल्कुल। और शुरू में तो मेरे फ्रेंड्स मानते भी नहीं थे कि ऐसी कोई कोचिंग है जो पूरे दिन वहाँ बैठाती है। मतलब कभी कभार तो वो ऐसा बोलते थे कि तू पक्का कोई पढ़ने ही जा रहा है ना, क्योंकि एक जिस माहौल से मैं निकला हूँ 12th के बाद, तो कोई ऐसा मानने को तैयार नहीं है कि ये पढ़ रहा है 12-13 घंटे, ये पढ़ रहा है और ये पढ़ भी सकता है इतना। जब मेरी रैंक भी आई थी फर्स्ट, तो भी क्योंकि मैं ऑलरेडी आइसोलेटेड था अकेडमी का जो माहौल है उसमें, तो 2 साल तक मेरा किसी से कांटेक्ट था नहीं ज़्यादा। तो उसके बाद वो लोग मानने को तैयार नहीं थे कि किसी ऑल इंडिया लेवल की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मेरी फ़र्स्ट रैंक आई। मैं ऐसा कभी मैंने खुद ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कभी कि मेरी फ़र्स्ट रैंक आ भी सकती है। पर ये जो कुछ भी है, जिस भी काबिल आज मैं बना हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ जितेंद्र मिश्रा अकेडमी की वजह से और सिर्फ जितेंद्र मिश्रा सर की वजह से। इसके पीछे की पूरी मेहनत सिर्फ सर की। आप कुछ अलग खाते हैं, मतलब कुछ 2-3 बादाम एक्स्ट्रा बाकी बच्चों से, कुछ ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ बिल्कुल सफलता का राज, या सिर्फ सर हैं? सिर्फ सर है, सिर्फ। ठीक। रशिता, आप ज़्यादा बोल नहीं रही हैं, लगता है आप पूरा फोकस पढ़ाई पर ही रखती हैं। कुछ ऐसे बातें कहना चाहेंगे सर को? आज हम मंच दे रहे हैं, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको मंच दे रहा है, अपने गुरु के बारे में कुछ शब्द बोलने के लिए, एकेडमी के बारे में। कभी आपको मौका ना मिला हो, टाइम नहीं मिला हो पढ़ाई से, कुछ सर को कहना चाहेंगे? जी मैम, वंदे मातरम। मैं आज जो मेरी ऑल इंडिया सेकंड रैंक है वो सिर्फ़ और सिर्फ सर की वजह से ही और एकेडमी की वजह से ही है। मैं बहुत खुद लकी मानती हूँ, खुद को बहुत खुशनसीब मानती हूँ जो मुझे प्लेटफॉर्म मिला और ऐसे गुरु मिले हैं जिन्होंने मेरा हर मोड़ पे मार्गदर्शन करा। और सर ने ही हमें बताया कब दाया कदम लेना है, कब बाया कदम लेना है, कब क्या पढ़ना है, किस तरह से। पढ़ाई में भी सर ने हमें पूरा प्रॉपर गाइड करा कि कब कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश, जो भी निमसेट का सिलेबस रहता है पूरा गाइड करा। साथ ही साथ में जो राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करा, जो नैतिक चरित्र का सर ने निर्माण करा है हमें, वो इस रैंक से भी बहुत ऊपर है। रशिता, मतलब मुझे आपको देख के इसलिए भी बहुत प्राउड फील होता है बीइंग अ गर्ल, क्योंकि टेक्नो सेवी लड़कियां ज़्यादा बोलते हैं कि नहीं होती हैं, लड़कियों को ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता। आप टक्कर दे रही हैं बैठकर, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि गर्ल्स बॉयज़, लेकिन फिर भी जो धारणा बनी है लोगों की कि लड़कियां टेक्नोलॉजी के बारे में इतनी टेक्नो सेवी, स्पीड उनका इतना बेहतर नहीं है लड़कों से, लेकिन आप भी बराबरी कर रही हैं और बेहतर ही कर रही होंगी। उसको लेकर कभी पेरेंट्स ने, कभी रिलेटिव्स ने, फ्रेंड्स ने मोटिवेट किया है कि इस एकेडमी के माध्यम से आप बहुत बेहतर कर रही हैं? जो सिर्फ एकेडमी के सर ने जो मोटिवेट किया है कि हमारे जो शहीद है जैसे रानी लक्ष्मीबाई, इन सब से हमें मोटिवेशन मिला है कि लड़कियां भी कुछ कर सकती है, आगे बढ़ सकती है, क्योंकि पहले लड़कियों को इतना मौका नहीं मिलता था और अभी जब मिला है तो। नहीं, बहुत बड़ा काम किया आपने, ऑल इंडिया रैंक 1, रैंक 2। मैं तो सोचते ही पसीने छूट जाते हैं। कोई बात नहीं, कोई भी नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो बड़ी दिक्कत होती है। ऑल इंडिया रैंकिंग मतलब आप समझ रहे हैं कितने हज़ारों लाखों बच्चे बैठते हैं, और लाखों बच्चों में अगर आप रैंक ले आते हैं तो कितनी बड़ी बात है। जितेंद्र सर, आपसे एक सवाल है। अब मैं सवाल वो पूछने वाला हूँ आपसे जो आगे जाके, अभी ये बच्चे कहीं कॉलेज अच्छा ज्वाइन करेंगे, इनको एडमिशन हो गया होगा या होना होगा अभी? हो गया, NIT त्रिची मिला इनको। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जब आगे जाके अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे, देन प्लेसमेंट ऑब्वियसली होगा, इतना शानदार रिकॉर्ड रहा है। फिर आगे जाके सर कहीं एक ये समस्या तो नहीं आएगी कि जब ये खुद को पाएंगे उस युग में जहाँ लोग वेस्टर्न की तरफ बढ़ रहे हैं, ये अपने विचार संस्थान के दिए हुए लेके आगे बढ़ेंगे, तो उस वक्त कहीं ये अलग तो नहीं हो जाएंगे? या दरअसल इतने मजबूत आपने ये बच्चे कर दिए हैं, ये उनसे भिड़ेंगे और अपनी पुरातन सभ्यता को उस मजबूती के साथ बताएंगे जो आप आज इस माइक से, इस मंच से हमें बता रहे हैं? इतने मजबूत कर दिए आपने ये बच्चे। देखिए, ये बात मेरे पहले दिन से थी, जो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। उद्देश्य ये है कि मैंने इन बच्चों को कितना भी संस्कार देके मैंने उस दुनिया में छोड़ दिया जिस दुनिया में, मतलब ये NITs में जा रहे हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी में, जहाँ पे डेफिनेटली वो टेक्नोलॉजी की पढ़ाई हो रही है। लेकिन मेरा वहाँ भी इनका कमांडिंग रहता है NITs में भी कि ये जो बच्चे निकले हैं, तक अभी जब यहाँ जब NITs में जब बच्चे जाते हैं तो वहाँ पे पूरी राष्ट्रीय कार्यक्रम जो अपनी अकेडमी में होते हैं,
गुरु से दक्षिणा में ये मांगता हूँ। सुभाष चंद्र बोस जयंती, चंद्रशेखर आज़ाद जयंती वहाँ ही मनाते हैं। इवन गूगल जो का ऑफिस है मैं अपना मैंगलोर में, हैदराबाद में, वहाँ भी 26 जनवरी 15 अगस्त का प्रोग्राम मनाया जाता है। सभी लोग अभिवादन में हमें वंदे मातरम बोलते हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मेरे यहाँ कोई नहीं बोलता। कॉलेज में भी सेम कल्चर है। और महत्वपूर्ण ये कि रत्नाकर से एक बार व्यक्ति वाल्मीकि बन गया तो वाल्मीकि से रत्नाकर बनने की प्रोसेस उल्टी कभी आज तक नहीं हुई है। तो रत्नाकर से वाल्मीकि बनने तक की प्रोसेस मैंने कर दिया, रामबोला से तुलसीदास बना दिया। और उसके बाद इनके चरित्र का लोहा इतना मजबूत हो जाता है कि राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति से ओतप्रोत होने के बाद इनको कुछ नहीं दिखता। वो टेक्नोलॉजी के जो क्षेत्र में जाते हैं, मैंने यही बोला कि 2 से मैंने 4 हाथ बनाए, 4 से 1000 हाथ बनाओ। तो ये चाहे वो ये सैटरडे संडे जितने बच्चे IT फील्ड में, चाहे माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल, अमेजॉन में, सिस्को में, वो सैटरडे संडे छुट्टी लेके जो गरीब बस्तियों में जाके बच्चों को शिक्षित करते हैं, देश और राष्ट्र के प्रति ओतप्रोत करते हैं, निःशुल्क पढ़ाते हैं और अपने राष्ट्र के उत्थान में योगदान दे रहे हैं। इसरो में बहुत सारे बच्चे मेरे यहाँ डिफेंस में, एविएशन में, रोबोटिक्स में, इंडिया आर्मी में हैं और देश समाज के निर्माण में काम कर रहे हैं। अच्छे सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं सिक्योरिटी के, डिफेंस के। और मैंने इनका ऐसा बना रखा है कि कहते हैं ना कि भगत सिंह जब फांसी चल रहा था तो उनके मन में कभी भी डर का भाव पैदा नहीं हुआ। उन्होंने लगा कि माँ भारती के लिए मैं कोई बलिदान दे रहा हूँ तो मेरे लिए अमूल्य है ये। तो सबसे महत्वपूर्ण ये कि जब बच्चे में चरित्र का बदलाव हो जाता है, चरित्र का लोहा एक बार डाल देते हो तो उसके पेरेंट निगमगाते नहीं। और देशभक्ति वो लोहा है कि एक बार देशभक्ति का जो भाव व्यक्ति के अंदर आ गया, वो नशा चढ़ गया, तो दुनिया में उससे बड़ा कोई नशा नहीं होता। इंकलाब जिंदाबाद। एक आपने जो सवाल पूछा मैं उसका जवाब बड़ी जल्दी से ले लेता हूँ। आशय आप भी, रशिता आप भी और बाकी जो बच्चे बैठे हुए हैं ऑल इंडिया रैंकिंग में टॉप 10 में बैठे हुए हैं, सर ने कहा कि भविष्य में मेरा पढ़ाया हुआ कोई छात्र अगर मेरी इस विरासत को संभालेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो कितने लोग हैं आप में से जो यहाँ 10 टॉपर बैठे हुए हैं, 9 टॉपर बैठे हुए हैं 10 में से, जो भविष्य में नौकरी करने, पैसा कमाने, गाड़ी घोड़ा खरीदने के बाद जो चाहते हैं कि मैं, सर की जगह तो कोई नहीं ले पाएगा, सर के बाद उस संस्थान को मैं चलाऊंगा, मैं वहाँ पढ़ाना चाहता हूँ। ऐसा है कोई जो चाहता है कि मैं पढ़ाऊंगा भविष्य में आके? कभी है ऐसा कोई? जैसे नौकरी और पहले तो हाथ खड़े करिए। ऐसे कितने लोग हैं जो चाहेंगे कि मैं इस यूनिवर्सिटी में आऊँगा और मैं वो 9 to 5 वाला नहीं बनूंगा, मैं उस एकेडमी में 9 to 5 नहीं देखूंगा, जैसे सर ने पूरा समर्पण दे दिया अपना जीवन, मैं करूँगा। ये तो हर बच्चे का हाथ खड़ा हुआ। सर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हाथों हाथ यहाँ। ठीक, आशा बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? जो आप जैसे बोल रहे हैं कि नौकरी वगैरह, पैसे, ये सब हमारे लिए सेकेंडरी है, क्योंकि जो सर का सपना है भारत को विश्वगुरु बनाने का, मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मैं आगे जाके जो भी करूँ, बस इस सपने में अगर मैं थोड़ा सा भी मेरा कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ तो मुझे उसमें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा प्राउड फील रहेगा अगर सर के सपने में मैं थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। ये बहुत अच्छी बात है। रशिता, आप बहुत अच्छा पढ़ती हैं, ऑल इंडिया रैंक 2 लेके आई हैं। एक अच्छा टीचर बनने के लिए बहुत अच्छा वक्ता होना चाहिए। जितेंद्र सर को देखिए, आप कम बोलती हैं, ये एक मेरा सजेशन है आपको। थोड़ा सा अपने आप को टॉकेटिव करिए और जब अच्छे टीचर बनेंगे तो वो बहुत काम आएगा, जैसे सर बोलते हैं। जितेंद्र सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सर, राष्ट्रभक्ति, हमारी समृद्ध विरासत, उन सबको लेकर आप साथ चल रहे हैं। ये बिल्कुल एक अलग शिक्षा पद्धति आप इस वक्त ले जा रहे हैं, जो लॉर्ड मैकाले की उस वक्त की दी हुई शिक्षा पद्धति या अभी के जो इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं उनसे एक अलग दी हुई शिक्षा पद्धति। अब आपको दिक्कत तो नहीं आती क्योंकि अब आप रिजल्ट्स देने लगे हैं, तो अब पेरेंट्स खुद आने लगे होंगे आपके पास कि हम चाहते हैं कि बच्चा हमारा पढ़े। तो क्या कोई टेस्ट लेते हैं आप? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रहता है? और एक तो लिमिटेशन होगी सर, आप कितने बच्चों को एक साथ पढ़ा पाएंगे? देखिए, साल भर में मैं सिर्फ 550 से 600 बच्चों का एडमिशन देता हूँ। मेरे यहाँ कभी कोई टेस्ट नहीं हुआ। मेरा मानना है कि कमजोर से कमजोर हर विद्यार्थी को पढ़ने का अधिकार है। तो मैंने कभी आज तक परसेंटेज भी नहीं पूछे बच्चों से, कोई टेस्ट नहीं लिया। और बस उद्देश्य ये रहता है कि जो बच्चा यहाँ आ रहा है वो अनुशासन का पालन करे, क्योंकि अनुशासन ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी, वो शिक्षा पद्धति ये थे कि हमारे संस्कृति को ख़त्म करने वाली थी। आज पेड़ का तना कितना मजबूत हो, ये इंपॉर्टेंट, अगर वो जो अपने जड़ों से दोस्ती नहीं कर रखा, जड़ें अगर उसकी कमज़ोर है तो पेड़ सूख जाएगा। हमारी पुरातन शिक्षा पद्धति थी, वो थी जो नालंदा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जो विदेश से लोग आते थे। लेकिन आज वही शिक्षा पद्धति में बदलाव होने के कारण आज स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज के लिए लोग यहाँ पे जाते हैं। स्थितियाँ बहुत बदल गई, तो मैं वही शिक्षा पद्धति लागू किया जो टेस्टेड है। आज स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में कोलंबस साल में जब उन्होंने स्पीच दिया था, भाषण दिया था, मेरे भाइयों बहनों, वासुदेव कुटुंबकम की भावना जब लेके चले, हज़ारों लोगों ने प्रणाम करा, अनुयायी हो गए उनके। तो वो आज हज़ारों स्वामी विवेकानंद हमारे देश में हैं। कहते हैं कि हनुमान हर व्यक्ति के अंदर है, जगाने वाला भी चाहिए। तो शिक्षक की भूमिका वही होती है। जामवंत ने हनुमान जी को बोध कराया कि तुम कौन हो, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को बोध कराया तुम कौन हो, अर्जुन को बोध कराया भगवान श्री कृष्ण ने तुम कौन हो। बाकी सारे काम अर्जुन ने कर लिया। तो सबसे शिक्षक की भूमिका वही होना चाहिए। कहते हैं प्रलय और निर्माण दोनों शिक्षक की गोद में खेलता है। शिक्षक चाहे तो प्रलय और निर्माण ला सकता है। एक भेड़ चराने वाले गडरिया को अगर मगध का सम्राट बना सकते हैं आचार्य चाणक्य, जो अलेक्जेंडर से लोहा ले सकता है,
तो वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सवाल उठता है कि सत्य और धर्म के मार्ग में चल के उसके अंदर के आत्मशक्ति को, विल पावर को, दृढ़ इच्छा शक्ति को जगाने का काम अगर वो शिक्षक करता है तो ही शिक्षक सही भूमिका निभा पा रहा है और तो ही राष्ट्र का उत्थान होगा, तो ही जन कल्याण होगा। भारत का स्वर्णिम युग फिर लौट कर आएगा, तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा। और तक्षशिला नालंदा अब तो नहीं है, लेकिन जितेंद्र मिश्रा एकेडमी और देश के वो तमाम संस्थान जो इस शिक्षा पद्धति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, भारत को एक समृद्ध राष्ट्र की तरफ लेकर जा रहे हैं। सर बहुत धन्यवाद है आपका और बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, बहुत साधुवाद भी है आपको कि आप इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं बहुत शुक्रिया करता हूं आपका, आशा आपका भी, रशिता आपका भी। और ये पैनल हम यहाँ अभी खत्म कर रहे हैं, लेकिन रोकेंगे अभी हम सर को क्योंकि सम्मानित करना है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम इस सेशन को आगे बढ़ाएं उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर को सम्मानित करना है। इसके लिए मैं बुलाना चाहूँगी अतुल वर्मा, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के असिस्टेंट सेल्स मैनेजर हैं। प्लीज़ मंच पर आइए और सर को सम्मानित करिए। तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि जिस तरह से पढ़ाई हो रही है एकेडमी में, मैं बुलाना चाहूँगी राजीव त्रिपाठी, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के स्टेट सेल्स हेड हैं। प्लीज़ मंच पर आइए और जितेंद्र जी का मोमेंटो देकर आप सम्मान कीजिए। तालियां बजती रहनी चाहिए। कैसे एकेडमी बच्चों के भविष्य के लिए निरंतर कार्य कर रहा है, कैसे यह एकेडमी स्टार तैयार कर रहा है, टॉपर्स तैयार कर रहा है, इसके बारे में आज हम बातचीत करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चे क्योंकि लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि हम विकास की राह में आगे बढ़ें, अपना योगदान दें, लेकिन मोमेंटो दीजिए और प्लीज़ बच्चों का सम्मान कीजिए क्योंकि ये बच्चे टॉपर्स हैं और इनके लिए प्लीज़ तालियां बजती रहनी चाहिए। बच्चों ने बहुत मेहनत की है, मोबाइल से दूर रहकर, फ़ोन से दूर रहकर, आसान नहीं है। आप भी सोचिए मोबाइल से आप कितने दिन दूर रह पाते हैं, लेकिन बच्चों ने वो करके दिखा दिया है। आशय गुरु के चरण स्पर्श करते हुए, मोमेंटो लेते हुए तालियां बजती रहनी चाहिए। साथ ही रशिता को भी हम मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप मंच पर आएँ, अपनी बातें रखिए, कैसे एकेडमी कार्य कर रहा है, कैसे आपको बेहतर शिक्षा प्रदान कर रहा है, इसके बारे में आपने बताया। आप दोनों को बहुत शुक्रिया। राजीव जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप मंच पर आए।